अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 20 स्टार्ट करते हैं जी। क्या 5 का छुट्टियाँ की हैं बेटा आपने भी 2-3? अच्छा जी, होमवर्क में क्वेश्चन पास पेपर 4 था। कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया है? माशाल्लाह 3-4-5 बच्चों ने कर लिया अटैम्प्ट। बाकियों ने क्यों नहीं किया? एक तो बच्चे आज आए काम में, ऊपर से फिर नालायक सारे आ गए। किस किस ने अटैम्प्ट किया पास पेपर 4? 1 2 3 4 उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, इतने कम। पास पेपर ही नहीं मिल रहा इसीलिए। जी, शोएब लीजिंग लिमिटेड a lessor has entered into a 3 years agreement with Sarfraz Limited to lease a machine with an expected useful life of 4 years. Cost of machine is 21 लाख। इसकी एंट्री तब करते हैं जब डेट गिवन हो। वैसे आप कर लिया करें अभी पेपर के लिए, बहरहाल आपको अगर डेट ना गिवन हो तो आप ये एंट्री छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज है 1 जुलाई 7। लीज कंटेन्स a purchase bargain option at 100,000. At the end of lease term, value of machine will be 300. It is reasonably certain that lessee will exercise the purchase option. इसका मतलब ओनरशिप विल ट्रांसफ़र वाला केस है, लेकिन वो लेसी के लिए होता है। इधर लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डाउन पेमेंट, वो लीज पेमेंट जिसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अब कहेंगे। तो इसमें डाउन पेमेंट है, देखते हैं। लीज इंस्टॉलमेंट 860 है एनुअली एरियर में, लेकिन चलो पूरा फार्मूला अगर लिख लें तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस परचेज ऑप्शन की प्राइस। और अगर ओनरशिप लेसी को ट्रांसफ़र ना होनी हो तो फिर जीआरवी की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब पीओ हम क्या लिया करते थे? एक्सपेक्टेड टू बी पेड, ऐसे ही है। तो एक्सपेक्टेड है कि वो पे करेगा, वो कह रहा है कि जी मैं इसको उम्मीद है कि एक्सरसाइज कर लूँगा। डाउन पेमेंट कोई नहीं है। रेंटल हैं 860,000 में अगर लिखूँ तो, और 3 है। ठीक है, क्योंकि लीज टर्म कहाँ लिखा हुआ है? ये ऊपर 4 ईयर्स लिखा हुआ है, यूज़फुल लाइफ, और पहली लाइन में 3 ईयर लीज एग्रीमेंट में दाखिल हुआ। ठीक है जी, और परचेज ऑप्शन कितना आ गया? 100,000। उसके अलावा इम्प्लिसिट रेट 12.9972% था। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। जिन्होंने किया कोई मसला तो नहीं आया? चलें आज बात एक भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक जगह डिस्कशंस इकट्ठी करते रहे ना। यहाँ लेसी की थी, यहीं पे लेसर की भी कर लेते हैं। वो मैंने एंट्रीज कहाँ की थी? एंट्रीज भी उठा के इधर ही ले आते हैं। चलें जहाँ भी पढ़ी हैं। अच्छा जी, आज हम डिस्कशन करने लगे हैं जीआरवी एंड यूजीआरवी, लेकिन फॉर लेसर। ये जो यूजीआरवी का लफ्ज़ है ये तो आता ही लेसर की वजह से है, लेसर के लिए है, ये अभी आपको पता लग जाएगा। बाकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की जो डिस्कशन लेसी के लिए पढ़ी थी, याद है कि लेसी गारंटी करके घर आके सोचता है, घरवाली से मशवरा करता है, क्या लगता है तुम्हें ये एक्सपेक्टेड टू बी पेड? ठीक है, तो वो अगर उसकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ेगा तो वो कुछ नहीं लेता था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है मामला, ये भी अभी बता देता हूँ। यहाँ पर जीआरवी एग्रीमेंट वाली लेनी होती है, लेकिन पहले पूरी कहानी ज़रा बनाते हैं। बल्कि इनको चेयर पे बिठा देते हैं, चले रहने दें, खड़े रखें इनको। अच्छा जी, ये है जनाब हमारा लेसी। ठीक है जी, और ये है हमारा लेसर।
और ये इनके दरमियान में पड़ा हुआ टेबल जिस पे चाय शाय पड़ी होगी, ठीक है जी, और साथ में टॉक्स हो रही होंगी। और इस वक्त जनाब जो टाइम हुआ है, दफ्तर अभी अभी खोला है, लेसर ने आके दफ्तर अभी अभी खोला है और तकरीबन जो है वो 9:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है जी। दफ्तर खोलते ही लेसी आ गया हुआ है, ठीक है जी। इस वक्त बैठकर आपस में अब ये डिस्कशन हो रही है। लेसी आया, लेसर को कह रहा है यार ये क्या हो रहा है, मेरी घड़ी क्यों मिट जाती है, बार बार मिट रही है। चलें जी, कोई बात नहीं। लेसी कह रहा है लेसर को मुझे एक एसिड चाहिए। लेसर ने कहा ठीक है ले लो। लेसी ने कहा लेकिन यूज़फुल लाइफ के एंड पे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लेसर ने कहा अच्छा ठीक है। इसका मतलब अब टेंशन होगी लेसर को या नहीं होगी, क्योंकि एसिड ने लीज टर्म के एंड पे किसको वापस आ जाना है, लेसर को वापस आ जाना है, ठीक है। तो लेसर ने कहा अच्छा ठीक है तुम मुझे कुछ GRV गारंटी करो, कुछ रेजिडुअल वैल्यू। लेसी ने कहा ठीक है मैं आपको गारंटी करता हूँ 8 मिलियन रुपीज़ में आपको गारंटी करता हूँ। 8 रुपये की गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अच्छा अब ये टाइम गुजर गया और अब क्या हुआ है जी, अब ये हुआ है कि टाइम जो है वो बदल चुका है और तकरीबन टाइम जो है वो यहाँ पे पहुँच गया। और अगर इसकी बात करें तो ये जा चुका है, ये जा चुका है, यानी कि तय करके लेसी जा चुका। जाने को कैसे दिखाएंगे, ये चला गया, ठीक है जी। लेसी जा चुका है। अब लेसर अपने दफ्तर में बैठा हुआ है, थोड़ा सा पीछे होकर, थोड़ा सा और पीछे होकर ये अपनी कुर्सी पे टेक लगाकर ये कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया, बैठ नहीं सकता अभी। अब ये सोच रहा है, ठीक है। अब ये लेसी की सोच है, ठीक है जी, एकदम से ऐसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सोच, ठीक है। अब लेसी कहता है, लेसर कहता है 8 मिलियन गारंटी करके गया है। देखो ये होती है टेबल टॉक, ठीक है ना। कोशिश क्या होगी लेसी की, इस जगह बैठे हुए कोशिश क्या होगी लेसी की, मैं कम से कम गारंटी करूं, और लेसर की कोशिश होगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इससे गारंटी करवा लूं, ठीक है ना। अब जब ये जाएगा, अब लेसर अकेला बैठा हुआ तो ये सोचेगा कि जब लीज टर्म एंड होगी और मुझे ये एसेट मिलेगा तो मुझे बाज़ार से इसके कितने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एस्टीमेट इसने लगाना है। तो अब ये बैठा सोच रहा है लेसर विल एस्टीमेट। अच्छा देखो ये जो लेसी गया है, अब ये घर जाके क्या करेगा, ये घर जाके अपनी घरवाली से मशवरा करेगा, याद है कि 8 गारंटी कर आया हूँ, क्या लगता है उसको 8 मिल जाएंगे तो कुछ भी नहीं GRV लेगा, उसको 8 से ज़्यादा मिल जाएंगे तब भी नहीं लेगा, 8 से कम मिलेंगे तो सिर्फ डिफरेंस लेगा, याद है ना। लेकिन ये डिस्कशन ओवर है अब, इसीलिए मैंने इसको अलग कर दिया, दूर कर दिया दोनों को, ठीक है। दरमियान में अब दीवार हाइल हो चुकी है, ये जा चुका है, ये यहाँ से निकल कर जा चुका है, ठीक है। अब लेसर बेटा सोच रहा है और एस्टीमेट लगाएगा। अब लेसर विल एस्टीमेट दैट एट टाइम ऑफ लेसर विल एस्टीमेट एट टाइम ऑफ, इसी दिन ना थोड़ी देर बाद ही बैठा वो अंदाज़ा लगा रहा है। ये सही नहीं लिख रहा मेरा पेन आज। लेसर विल एस्टीमेट एट टाइम ऑफ लीज एग्रीमेंट, सोच भी बनानी है, डिब्बा लगाना है। एट टाइम ऑफ लीज एग्रीमेंट दैट asset will have
आ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज़, पता यार अब पीछे टेक लगा के बैठा सोच रहा है 12 को मिलियन का एसेट बिक जाना है, 8 तो उससे गारंटी कराया, 12 का बिक जाएगा इंशाल्लाह। अब ये अंदाज़ा है भाई, एस्टीमेट्स की बेस से बहुत सारी अकाउंटिंग चल रही होती है, ठीक है। रुपीज़ 12 मिलियन मिल जाएंगे कब? एट द एंड ऑफ लीज टर्म। ठीक है जी, ये इसकी सोच है। देखा ना कभी कार्टून्स के अंदर ऐसे बंदा बैठा सोच रहा होता है, तो ये सोच है लेसर की, ठीक है। दोबारा से सुने ज़रा। 9:15 बजे 9:30 बजे लेसी आया लेसर के पास, बोला मुझे एक एसेट चाहिए लीज पे। इसने कहा ले लो। उसने कहा वापस कर दूंगा लीज टर्म के एंड पे। लेसर ने कहा ठीक है, कुछ गारंटी करके जाओ फिर। उसने कहा ठीक है, मैं 8 मिलियन की गारंटी करता हूँ। रेजल वैल्यू 8 मिलियन की गारंटी कर दी लेसी ने। अब ये करके ये गया। अब ये जब गया तो थोड़ा सा और टाइम गुजरा। अब लेसी के जाने के बाद लेसर पीछे टेक लगा के बैठा है और बैठ के क्या सोच रहा है, किस वक्त सोच रहा है, ये सब कुछ किस वक्त हो रहा होता है? लीज एग्रीमेंट के स्टार्ट पे। लेसी भी लीज एग्रीमेंट के स्टार्ट पे ये कह रहा होता है कि मैं इतने पैसे जाके घर मशवरा करता है, इतने पैसे जो मैंने गारंटी किए हैं ये दूंगा ये नहीं दूंगा, आज ही उसमें ऐड कर दें। या ख़रीदने का इरादा हो तो आज ही सोच रहता है कि मैं पीओ एक्सरसाइज कर लूँगा, ये नहीं। सब कुछ कब हो रहा होता है? लीज के स्टार्ट के, एग्रीमेंट के वक्त, ठीक है। तो लेसर भी अब टेक लगा के बैठा सोच रहा है, एट टाइम ऑफ लीज एग्रीमेंट ये सोच रहा है कि एसेट जो है वो लीज टर्म के एंड पे 12 मिलियन का बिक जाएगा, ठीक है। अब ये जो 12 मिलियन है ये क्या है, कोई बताएगा? ये है वो रेजिडुअल वैल्यू जो बाजार से मिलेगी इस एसेट की मद में। आप अगेन कहोगे कैसे कंफर्म है? कंफर्म तो कुछ भी नहीं होता, चेंज तो हो सकता है, एस्टीमेट चेंज हो सकता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एस्टीमेट है, आप वैसे भी तो नॉर्मल जब एसेट खरीदते हैं तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू का एक एस्टीमेट ही लगाते हैं कि लाइफ के एंड पे इतने का बिक जाएगा, और वो आप बचपन में पढ़ चुके हैं। उसके एस्टीमेट में चेंज भी आ जाता है, उसकी आपको अकाउंटिंग भी आती है। ओन्ड एसेट के अंदर, लीज एसेट के अंदर भी चेंज इन एस्टीमेट आ सकता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ये एस्टीमेट है। तो एस्टीमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, एस्टीमेटेड रेजिडुअल वैल्यू जो, जिसको यूँ भी कह सकता हूँ मैं, इसको हम यूँ कह सकते हैं फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज। तो ये कितनी जी बताया जा रहा है अंदाजे के मुताबिक, लेसर के अंदाजे के मुताबिक ये कितनी है? 12। अब वो कहेगा इसमें से गारंटीड कितनी है। अब ये भी इंशाल्लाह कल बात करेंगे गारंटी किस किस की हम मानेंगे। फ़िलहाल तो गारंटीड कितनी है? 8। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेसर ने एग्रीमेंट वाली जीआरवी ले लेनी होती है। ये नहीं बैठ के सोचता कि 8 पे करेगा वो या नहीं करेगा। अपनी अपनी किताबों में इनकी अकाउंटिंग चल रही है। तो ये 8 को गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के तौर पे ले लेगा, और जब अंदाज़ा इसने लगाया है कि 12 मिलने हैं तो 8 हो गए गारंटीड, और बाकी फिर क्या कहलाएंगे? अनगारंटीड। अब ये डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। ये होगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। 12 टोटल, अगर उसमें से गारंटीड 8 है तो बाकी फिर 4 क्या हो जाएगा? अनगारंटीड, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे 8 गारंटी करके गया है तो 8 ही मिल रहा हो, तो वो गारंटीड अनगारंटीड कुछ नहीं होगा। इसको कम भी करेंगे, आज नहीं, आज सिर्फ इतना समझें। एक बार दोबारा इसको देख लीजिए, बल्कि चलें थोड़ी सी ज़रा 1-2 हल्की फुल्की डेफिनेशंस भी लिख लें, फिर पूरी बात ही देख लेते हैं। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या हो गई? रेजिडुअल वैल्यू होती है अमाउंट एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड फिगर थी ना, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एट द एंड। एंड ऑफ व्हाट? एंड ऑफ लीज, जाहिर सी बात है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है जी? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इसकी तफसीली डेफिनेशन इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बड़ी खपखपैया उसके ऊपर। फ़िलहाल तो अमाउंट विच इज़
फिलहाल तो आपको याद करवाने के लिए अमाउंट विच इज़, इसकी डेफिनेशन थेरेटिकल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग पढ़ेंगे, पर न्यूमेरिकली जितनी बात है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। अमाउंट विच इज़ गारंटीड एज पर एग्रीमेंट। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जीआरवी के बारे में आपको पहली अंडरस्टैंडिंग क्या है लेसी के केस में कि अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड होती है, वो घर आके सोचता है देने पड़ेंगे या नहीं। लेकिन लेसर के केस में ये बात भूल जाएं, लेसी ओवर। लेसर के केस में बात क्या हो रही है, लेसर के केस में जो लेसी गारंटी कर गया है लेसर ने उसको जीआरवी के तौर पे ले लेना है एज इट इज़। कोई सोच वोच यहाँ पर नहीं है, उसकी सोच यहाँ पे चलती है मिलेंगे कितने, उसमें से ये तो गारंटी हो गए, तो बाकी फिर क्या कहलाएंगे, अनगारंटीड। तो यूजीआरवी जो कल लफ्ज़ लिखा था वो क्या होता है जी, अमाउंट विच इज़ नॉट गारंटीड, अमाउंट विच इज़ नॉट गारंटीड। अब अगर हम ये लेसर की जो बात शुरू की है इसमें लेसर के फार्मूलाज की बात करें ताकि ये पूरी पिक्चर बन जाएगी, ठीक है, नज़र आएगा कुछ। थोड़ा बहुत नज़र आएगा। अच्छा जी, अब लेसर के फार्मूलाज लिख लेते हैं। भाई यहाँ पर भी ओनरशिप विल ट्रांसफ़र और विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस होना है, क्योंकि अगर ओनरशिप ने ट्रांसफ़र हो जाना है तो फिर तो ना जीआरवी ना यूजीआरवी, फिर तो परचेज ऑप्शन आ गया ना। अगर ओनरशिप में ट्रांसफ़र नहीं होना तो फिर ये लड़ाई पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी लेसर के भी दो तरह से फार्मूलाज होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लेसी के लिए दो तरह के बनाए थे, इफ ओनरशिप विल ट्रांसफ़र और इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र। टू लेसी ही है यहाँ पे भी, ठीक है। यानी अगर मैं यूँ करना चाहूँ तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, बल्कि मैं दोबारा ही लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं जी। तो इफ ओनरशिप will transfer to लेसी, जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ लीज टर्म ही होगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर अब यहाँ पर आपने लीज पेमेंट नहीं लेना, क्या लफ्ज़ लिखोगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगी, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस परचेज ऑप्शन प्लस, अब चूंकि ये तो लेसी के ही केस के अंदर होता है तो इसके बारे में हमने लिखा हुआ था, ये क्या है जी, इफ़ रीजनेबली सर्टन, इफ रीजनेबली सर्टन, ठीक है जी। और नई चीज़ क्या आ गई, अगर ओनरशिप ने ट्रांसफ़र नहीं होना, इफ ओनरशिप will not transfer to lessee at the end of lease term, तो फिर जनाब फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। वैसे मैं यहाँ पर एक फार्मूला भी लिखूँगा, इंशाल्लाह आज यूज़ भी करूँगा, लेकिन सादा वाला पहले लिख लें। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। यानी कि लेसर जो है, चूँकि लेसर ने एसेट लिया ना, इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो लेसर जो है वो सारे पैसे ही कंसीडर करेगा, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पैसे हैं ये जो यूजीआरवी है, मुझे बताओ क्या ये लेसर को लेसी से मिलना है, ये लेसर को लेसी से नहीं मिलना, ठीक है जी। ओहो,
तो हम ये कह सकते हैं कि ये लीज पेमेंट्स का हिस्सा नहीं है, बोलो, हम ये कह सकते हैं। तो इसका एक और फार्मूला है जो कल नहीं तो परसों तो लाजमी यूज़ होगा जब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की तरफ जाएंगे। वो फार्मूला क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र का केस हो तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है लीज पेमेंट्स, चेक करो मेरा लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआर। और लीज पेमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये वही पुरानी बात हो गई ना, यानी इतना ब्लैक वही है, इतना ब्लैक वही है, मैंने कहा था ध्यान से याद रखो, ये यही तो है। ओनरशिप विल ट्रांसफर, लीज पेमेंट क्या है, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ इफ रीजनेबल सर्टेन टू बी एक्साइज्ड। और लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो लीज पेमेंट, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी, लेकिन यहाँ ये अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड था। अब फार्मूलाज यही उठ के आए हैं, ठीक है, ज़रा गौर फरमाएं, फार्मूलाज तो यही उठ के आए हैं। ओनरशिप विल ट्रांसफर, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ, बस यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, लीज पेमेंट की बजाय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी, ठीक है। लेकिन एडिशनल चीज़ क्या आ गई, क्योंकि ये एसेट लेसर के पास वापस आ जाना है तो अब लेसर इसको बाज़ार में बेचेगा, तो बाज़ार में बेचेगा तो जो गारंटी हुआ उसके अलावा वाले भी इसको अगर कोई है तो वो भी मिल जाएंगे। तो लेसर फिर इस एसेट के सारे कैश फ्लोज को ही कंसिडर करता है, लेकिन लेसी से तो सिर्फ उसको ये आना है। तो अगर आप और करें तो ये डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर के केस वाला यही तो है, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी, तो ये क्या है, लीज पेमेंट। तो कह सकते हैं ये फॉर्मूला इस तरह से होता है, लेसर के अंदर डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी करेंगे सही, लेकिन इसको कह सकते हैं लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी। इसको अलग क्यों किया है, ये आने वाले दिनों में इसकी अफादियत आपको पता चल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये कुछ डिस्कशंस थी मेरी आपके साथ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ लिखना ना भूलिएगा, ये जो आपने जीआरवी लेनी है ये हमेशा एज पर एग्रीमेंट लेनी, ये सोच सूझ कोई नहीं करनी, एज पर एग्रीमेंट, ठीक है बच्चों, ओके। चलो कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना तो फिर अब प्रैक्टिस से ही बात समझ आएगी ज़्यादा अच्छी तरह से। एक बात दोबारा, लेसी वैसे मिक्स नहीं करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सही जा रहे हैं, हम मिक्स भी थोड़ा बहुत करके बात कर सकते हैं, ठीक है। लेसी के केस के अंदर क्या था, लेसी केस के अंदर हमने कहा था अगर ओनरशिप में ट्रांसफ़र हो जाना है तो डेप्रिसिएशन की डिस्कशन क्या थी, डेप्रिसिएट ओवर यूजफुल लाइफ, और फॉर्मूला क्या था, लीज पेमेंट का डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन की प्राइस। और इसमें क्या रूल बनाया था, इफ रीजनेबल सर्टेन टू बी एक्सरसाइज्ड बाय लेसी, ये आगे भी यही है। और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र हो तो डेप्रिसिएट करो शॉर्टर पे, और फॉर्मूला हो जाएगा डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी। लेकिन यहाँ पे क्या रूल लगाया था, एक्सपेक्टेड टू बी पेड, घर जाके सोचता था, ठीक है। अब लेसी इज ओवर, लेसी को आगे किया, लेसर आ गया। अब ये जो लेसर के पास लेसी आया था वो जो सारा एग्रीमेंट करके गया है, ये उसकी बात अब लेसी करके चला गया है, वो 8,000 गारंटी करके चला गया है, ये वो वाली बात अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेसर के पास लेसी आया, मुझे एसेट चाहिए, वापस भी कर दूंगा, क्योंकि वापस नहीं करना तो फिर तो जीआरवी का चक्कर ही कोई नहीं ना, फिर तो पीओ आएगा, ये समझ आती है। परचेज ऑप्शन निशानी है ओनरशिप विल ट्रांसफ़र, और जीआरवी निशानी है ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र की, ये याद रखना, ठीक है। आगे इस सवाल में शायद लिखवाया भी था, फिर भी लिखवा दूंगा। तो लेसी आया, उसने कहा भाई एसेट चाहिए लीज पर और वापस कर दूंगा लीज टर्म के एंड पे, तो इसने कहा गारंटी करो, ने कहा ठीक है 8 रुपये। ये गारंटी करके ये देखो लेसी जा रहा है, ये जाता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये जाता हुआ नजर आ रहा है, ये भागा हुआ जा रहा है, ठीक है जी। इधर को अब बाहर निकल गया, ठीक है, ये दरवाज़ा था, दरवाजे से निकल के बाहर चला गया। अब लेसर बैठा हुआ सोच रहा है क्या, बाजार में इस एसिड को बेचकर 12 मिलियन मिल जाएंगे, ये उसकी सोच है। किसकी सोच है अब, लेसर की, ठीक है। अगेन एस्टिमेट, जैसे आप भी कोई एसिड खरीद कर खुद खरीदते थे जब एसिड, तो आप बैठकर भी अंदाज़ा लगाते थे ना लाइफ के एंड पे इतना मिल जाएगा, ये वही अंदाज़ा है, रेजिडुअल वैल्यू पुराने वाली, ठीक है। तो 12 मिलियन इसका अंदाज़ा है कि इसको लाइफ के एंड पर दे जाएगा एसिड, उसमें से 8 क्या हो गया, गारंटी, तो बाकी फिर क्या है, अनगारंटीड। इसी एसिड से लेसर को लीज पेमेंट्स भी आनी है, जीआरवी भी आना है, और बाजार में बेचकर ये यूजीआरवी भी इसने कमा लेना है। इसलिए लेसर जो है वो जीआरवी के साथ साथ यूजीआरवी भी लेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेंगे फिर,
अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र है तो फिर तो परचेज ऑप्शन है, लड़ाई कोई नहीं। और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र तो फिर अगर सवाल में दोनों गिवन हो तो दोनों लेंगे, नहीं गिवन होगी एक तो नहीं लेंगे। बहरहाल पूरा फॉर्मूला ये है लेसर का, अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र का केस हो तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी। जीआरबी कौन सी लेनी है, यहाँ सोच सूच कोई नहीं है, ठीक है, ओके। चलें आ जाएं फिर पेज 88 पर। कोई क्वेश्चन वैसे इसमें से है तो पूछ लें अभी, वैसे सवालों के अंदर समझ आएगी बात सारी। तो ये अलग क्यों किया, ये इंशाल्लाह आगे काम आना है, 2 दिन बाद जाके, तो आदत आज से ही डाल रहा हूँ। तो जब आएगा तब देखेंगे, एक बार निकाल दिया फिर आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन पहली बात तो मैंने आपको कहा लीज के एंड की अकाउंटिंग है ही नहीं हमारे सिलेबस में, पहली बात तो ये डिसाइडेड है, आखिरी साल की अकाउंटिंग नहीं है, तो इसलिए मैं उस तरफ उलझा नहीं सकता आपको। लेकिन स्टिल बात ये है, एक बार किताबों से निकल के, आज वैसे डिस्कशन करनी है फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज की, तो जो फाइनेंस लीज होती है वो यही है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को मानते हुए किताबों से निकाल देता है। अब वापस आएगा तो स्क्रैप में बेच देगा, वो उसकी एंट्री करता रहेगा, फिर देख लेंगे, ठीक है। वो तो फिर फाइनल में जाके कुछ देख लीजिएगा ना थोड़ा बहुत, ठीक है। जहाँ तक बात मैं कर सकता हूँ इस कैफ लेवल के अंदर वो तो करूँगा, लेकिन बहरहाल एक बार तो कुछ रूल्स लगा के हमने उसको किताबों से निकाल दिया, अब वापस आएगा तो देखेंगे, वो फाइनल में जाके देखेंगे, यहाँ पे तो वापस आना नहीं कैफ के अंदर इसने, ठीक है, ओके। और वैसे बहुत सिंपल काम होगा इंशाल्लाह आगे जाके भी, जब वापस आ जाएगा कोई मसला नहीं, एसिड दे जाएगा तो देख लेंगे फिर क्या करना है, ठीक है आप लोग, ठीक। नेक्स्ट पेज 88 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आए, ज़रा एक अच्छा सा प्यारा सा सवाल करते हैं, बस एक ही सवाल कर लेते हैं फिर छुट्टी कर लेंगे, मैं तो कहता हूँ। नहीं फिर वो टेस्ट वगैरह भी लगाएंगे इंशाल्लाह। ये जी क्वेश्चन नंबर 8 का अगले सफ़े के ऊपर 88 सफ़े पे तो नहीं क्वेश्चन 8 शुरू हो रहा, लेकिन इसका पार्ट 3 है। ये सवाल अपने बनाए हुए हैं इसलिए ये इसके साथ लिख लें, ये लेसर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, सवाल ने बता दिया अब, ठीक है, ये ना कहना सवाल ने बताया नहीं, सवाल ने आप बता दिया कि ये किसका क्वेश्चन है, लेसर का। छोटी एग्जांपल है ना बस, तो नहीं लिखा हुआ तो अब लिखा गया, पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ एसिड कितनी है जी, 222,839 कर देंगे, एंट्री कर देंगे, ज़रा एंट्री याद हो जाती है, ठीक है ना। डेट गिवन ना हो तो वैसे माफ़ी है, लेकिन कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अज्यूम कर लेता हूँ मैं, इसके साथ अज्यूम क्या करता हूँ मैं, डेट लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ एसिड है और साथ ही लिखा हुआ है 1 जनवरी 2010, ये ना हो सवाल 10 का हो और मैंने एसिड 11 में ख़रीदा जी। जो 1 जनवरी 10 मैंने डेट लिख दी है, अब आपको एंट्री करनी पड़ेगी पहली भी, कौन सी एंट्री, जो लेसर एसिड खरीद कर एंट्री करता है, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट फेयर वैल्यू से, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ एसिड फेयर वैल्यू। इंसेप्शन ऑफ लीज है 1 जनवरी 10 पे और रेट गिवन है 10%, लीज पीरियड है 5 साल, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेएबल इन एडवांस। चलो एडवांस का सवाल भी आ गया, कल एरियर वाला था, देख लेंगे। डाउन पेमेंट भी है जी, गारंटीड रेजल वैल्यू भी है, अनगारंटीड भी है। बड़ा आसान सवाल है कि उसने अलग अलग बताया है। आई कैप के सवालों के अंदर नॉर्मली वो गारंटीड बताएगा और टोटल बताएगा, अनगारंटीड हम निकाल दिया करते हैं। बहरहाल सारे ऑप्शन मौजूद हैं, वो गारंटीड अनगारंटीड अलग अलग बता दे, वो गारंटीड बताए और टोटल बताए, अनगारंटीड हमें निकालनी पड़े, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, सवाल के अंदर देख लेंगे। फ़िलहाल तो सवाल में दोनों गिवन हैं अलग अलग। इसकी रिक्वायरमेंट्स को छोड़िए, हम तो सारा कुछ ही कर देंगे आज इंशाल्लाह, ठीक है। तो शुरू करते हैं काम, कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो लेसर का सवाल है, मैंने बता दिया है, कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है। लेसर का सवाल मैंने बता दिया, सवाल में नहीं लिखा हुआ था, सवाल के अंदर मिस्टेक है ना, मतलब ये कि नहीं लिखा हुआ, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1 क्या लेंगे हम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट GI। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है जी, लीज पेमेंट्स, ये ज़रा आदत पड़ती जाए ना, ठीक है जी। लीज पेमेंट्स, इतने मुश्किल से मैंने ये लिखा है, प्लस
UGR। कल नहीं तो परसों ये यूज़ होने लग जाएगा, तो तब तक हमें वैसे ही याद हो चुका होगा, ठीक है। लीज पेमेंट्स प्लस UGR। अब लीज पेमेंट्स का फॉर्मूला वही पुराना है। सवाल खामोश हो तो क्या अज्यूम करते थे, ओनरशिप विल ट्रांसफर या विल नॉट ट्रांसफर? सवाल चुप है ना? वैसे सवाल चुप नहीं है, वैसे सवाल चुप नहीं है। GRV आने का मतलब ही क्या होता है, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी, तभी तो ये आ रहा है। लेकिन खामोश भी होता तो हम यही अज्यूम करते, ठीक है। बहरहाल खामोश नहीं है, सवाल तो चीख चीख के बोल रहा है। तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस GRV प्लस UGRV। ठीक है, तो असल में तो यही यूज़ करना है, लेकिन इसका पता होना चाहिए दोनों अलग अलग क्यों रखे हुए हैं। एंड तक अलग अलग लेकर जाएंगे हम परसों जब सवाल करेंगे मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का, इंशाल्लाह। ठीक है, जैन बना रहा हूँ अभी से। ओके जी, तो अब ये लिख लेते हैं जी। डाउन पेमेंट है जी? बस डाउन पेमेंट है तकरीबन 10,000। अच्छा, वैसे आपस की बात है, डाउन पेमेंट भी है और इंस्टॉलमेंट्स भी इन एडवांस हैं। चलो मैं लिख अलग अलग ही लेता हूँ। डाउन पेमेंट 10,000, वो अलग बात है कि यहाँ पर फिर मैं इकट्ठा कर लूँगा 10,000 और 50,000, 60,000 कर लूँगा मैं, ठीक है, जब स्केड्यूल बनाएंगे, क्योंकि दोनों जो यकम जनवरी को आ रहे हैं। 10,000 जमा 50,000 के कितने कराए हैं? लीज पीरियड 5 साल है और एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो 5 हो गई एडवांस में, तो कितनी? 5। नहीं नज़र आ रहा तो बोलते नहीं ना, गूंगे हो सारे। इंटू 5। बेटा अभी तो सारा कुछ पे करने वाले ही ले रहे हैं, ये 10 भी आज पे कर रहे हैं, ये 50 भी, ये 50 भी, 85 सारे जब जब पे होने हैं फिलहाल सिर्फ ले रहे हैं लीज पेमेंट। अभी पीवी तो निकालनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद GRV कितना है? 4,000 और UGRV ये जनाब 4,000 आ गया, और ये देखो अलग लेके ही चल रहा हूँ मैं इसको 3,000। कोई पर्पस आज वाले सवाल में इसका कोई नहीं है, लेकिन परसों वाले सवाल की तैयारी आज से शुरू की है, क्योंकि वो एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है इस लीज के अंदर, तो इसमें आधी मुश्किल तो इससे ही हल हो जानी है इंशाल्लाह, तो फिर वहाँ पे जाके आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सही है, तो अब आंसर तो हम निकालेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर लीज पेमेंट ब्लैक अलग से और यहाँ पर रेड को अलग से आंसर निकाल लेंगे इसका, प्रेजेंट वैल्यूज इनकी निकालेंगे इंशाल्लाह हम, ठीक है ना। सही है, लेकिन फ़िलहाल वो तो पीवी के लिए है। ये अब टोटल कर दें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जी बोलें। 264,000। ये क्या आ गई जी हमारे पास? 267,000 हमारे पास आ गई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। भाई गलत कैलकुलेटर ने किया या आपने किया? हाँ करना है ना, मैंने कहा का टोटल कर दो, आप अलग अलग अब नहीं रखना, टोटल कर दो बस। ये अलग रखे हैं, इनको इनकी प्रेजेंट वैल्यू भी अलग निकालूंगा, लेकिन आज के सवाल में तो टोटल्स चाहिए। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ये शामिल है जी, शामिल है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखा था, अभी दूर हो गया। अब डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV, ये पूरा फॉर्मूला है जी। बोले सही है अब? अच्छा जी, अब ये हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। और नेट इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको टिप यही दी हुई है कि पहले आप अमाउंट स्केड्यूल के पहले 2 कॉलम्स बना लिया करें, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट है 31 दिसंबर 10 और 31 दिसंबर 11। अच्छा वैसे बनाना तो मुझे पूरा ही पड़ेगा, 31 दिसंबर 10 11, भाई यकम भी 2 दफ़ा है तो, लेकिन मैं ना थोड़ी सी जगह ज़रा डिस्काउंटिंग के लिए छोड़कर यहाँ से ही शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह करेगा पूरा आ जाएगा उसके ऊपर। तो वर्किंग नंबर 2 में डेट, इंस्टॉलमेंट और बस। जी प्यारे बच्चों, लीज स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2010 पे। ये लाइन में तो प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट आती है, स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद 1 जनवरी 10 को
10,000 भी पे कर रहे हैं और 50,000 भी, तो पूरा 60,000 ही ले लेंगे। मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, 10,000 डाउन पेमेंट और 50,000 पहला एडवांस वाला रेंटल। यानी ये ऐसे ही बस पूरा किया टोटल। वैसे नॉर्मली यूँ होता नहीं है एडवांस का, मतलब अगर एडवांस में पेमेंट ही जा रही हो तो उसको अलग से डाउन पेमेंट क्या कहना। लेकिन हो सकता है ये शायद को 2-4 दिन पहले ले ली हो उन्होंने, 15-20 दिन पहले डाउन पेमेंट तो करो ना जी, फिर हम देखते हैं, हम एसेट बुलवाते हैं और फिर पहली किस्त ले ली उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है, तो बस अलग भी है तो ट्रीटमेंट तो सेम ही है। तो कितना हो गया जी? 60,000, ठीक है। उसके बाद फिर 31 दिसंबर 1 जनवरी 11 एडवांस में चल रहा है और 50,000, फिर 1 जनवरी 12 फिर 50,000, फिर 1 जनवरी 13, कितने 5 थे ना, 50,000। उसके बाद 1 जनवरी 14 पर ना 50,000 आएगा और 31 दिसंबर 14 पर ये 4,000 और ये 3,000 आएगा। वो जुमला याद करो जो मैंने कहा था कि परचेज ऑप्शन हो, लीज पेनल्टी हो या जीआरवी हो, उसे लीज टर्म के एंड पे प्लॉट करना है। आज एक चौथी चीज़ भी आ गई, वो क्या है जी? यूजीआरवी। तो अपने रजिस्टर्स के टॉप पे लिख लें, एक बार अब लिख ही लें, अब तो फाइनल हो ही गया। क्या लिखेंगे जी? टर्मिनेशन पेनल्टी पीओ, परचेज ऑप्शन प्राइस, पीओ प्राइस अगर शॉर्ट में लिख लेंगे, जीआरवी और यूजीआरवी, इन चारों को टर्मिनेशन पेनल्टी, परचेज ऑप्शन की प्राइस, जीआरवी और यूजीआरवी, इनको हमेशा लीज टर्म के एंड पे प्लॉट करना है। ये क्या था? डाउन पेमेंट, और ये क्या है? रेंटल है, ठीक है ना। अच्छा ज़रा रिवीजन कर लें। इंसेंटिव आ जाए तो क्या करते हैं? यहाँ पे रेंटल में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद टर्मिनेशन पेनल्टी हो, चाहे परचेज ऑप्शन हो, चाहे जीआरवी, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, पीओ या जीआरवी इकट्ठे तो नहीं आ सकते ना, परचेज ऑप्शन हो, टर्मिनेशन पेनल्टी हो, परचेज ऑप्शन प्राइस हो, जीआरवी हो, यूजीआरवी हो, इन चारों में से कुछ भी आ जाए तो वो हमेशा लीज टर्म के एंड पे प्लॉट होगा। तो आज हमारे सवाल के अंदर ये क्या है? जीआरवी है, और ये क्या है? यूजीआरवी, ठीक है। सही हो गया जी। अब आपको इंशाल्लाह डिस्काउंटिंग से कोई नहीं रोक सकता। बस ज़रा थोड़ा सा तंग हो गया सवाल, मेरा दिल था खुली डुली ऊपर डिस्काउंटिंग करें, उसकी वजह से काम की चीज़ जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई है जी। यहाँ पे क्या आएगा? 7,000। नज़र आ रहा है एंड वालों? कैमरे वाले भाई को तो नज़र आ ही रहा होगा। ओके, अच्छा जी, अब डिस्काउंटिंग करनी है तो इधर देखें, ये 60 का 60 इकट्ठा कर दो ना, ये 60 का 60, ये नहीं डिस्काउंट होगा, ठीक है। लेकिन 50,000 के बाकी 4 किराए हैं, 1 2 3 4, इनको डिस्काउंट करना है। तो फिर एनवीटी का फॉर्मूला लग गया, और रेट कितना है जी? 1.1 रेज़ टू पावर, ये कितने 50 हैं, डिवाइडेड बाय 0.1। उसके बाद ये 4,000, सिंपल डिस्काउंटिंग होगी इसकी, 1.1 रेज़ टू पावर -5, ये यहाँ पड़ा हुआ, ठीक है। और उसके बाद इस भाई को भी डिस्काउंट करेंगे, 3,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -5। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, आज और कल के सवालों में इसकी सिग्निफिकेंस कोई नहीं अलग रखने की, लेकिन किसी चीज़ की प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। वरना आपको ये यूँ अलग लिखने की रेड कलर में ज़रूरत नहीं थी, बस ये फॉर्मूला था आपका इकट्ठा ही, ठीक है। और इसमें भी आप क्या करते,
यहाँ पर भी 7 और 4 और 3 को इकट्ठा डिस्काउंट कर सकते थे, लेकिन मैं कुछ आदत डाल रहा हूँ आपको अलग रखने की, ठीक है। चलें जी अब आगे। सिर्फ इस ब्लैक वाले का आंसर बताओ, लीज पेमेंट का, इसका आंसर। ये मैं अलग करना सिखा रहा हूँ अगले किसी सवालों के लिए, इसके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल ज़रा अलग करके बताओ इस ब्लैक का आंसर। लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, यानी मुझे पीवी ऑफ एलपी चाहिए हुआ करेगी लेसर के सवाल में, पता नहीं क्यों, तो वो इस तरह से बस अलग से निकाल लेंगे जी। 21 सिर्फ इस ब्लैक का आंसर 220977 आ गया। और इस रेड वाले हिस्से का आंसर सिर्फ इसका अलग से कितना आ रहा है, 1863। ठीक है जी, लेकिन ये दोनों ने बहरहाल ऐड ही होना है। और आज तो मुझे ये अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज खुला टाइम था, मैंने कहा चलो एक काम सिखा लूँ ज़रा, ताकि जिस दिन मुश्किल काम है उस दिन ये थोड़ा सा आता हो जी। बस टोटल चाहिए मुझे, तो इन दोनों का टोटल, यानी कि उस ऊपर टोटल ही कर देना था जी। बोलो 222,840, ये आ गया जी हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट, यानी जिसको हम पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कहते थे, लेकिन अब देख लो ध्यान से, इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट क्यों नहीं कहते थे, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट भी होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी भी होती है, क्योंकि लेसर इस एसेट के सारे कैश फ्लोज को देख रहा है ना, तो ये यूजीआरवी को भी ऐड कर देता है इसके अंदर, कि इसी एसेट से इसको बाजार में बेचकर ये पैसे भी मिल जाने हैं जब लीज के एंड पे इसको वापस आएगा, ठीक है। तो ये इसको भी बीच में इनबिल्ड कर लेता है। बहरहाल ये अलग करना सिर्फ आगे कहीं काम देना था, फिलहाल सिर्फ ये दो फिगर्स चाहिए थी जो सिंपल तरीके से निकल सकती थी, बस पढ़ाया। आज जो नई चीज़ पढ़ाई है ना, ये तो सिर्फ ऐसी तरह वर्किंग सिखाई, जो नई चीज़ पढ़ाई है वो क्या है, अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हो तो लेसर का फॉर्मूला होता है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, बस और कोई नई बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही वर्किंग का तरीका था, ठीक है। लेकिन आपको अगली बात का पता है कि जब लेसर का सवाल है और नोट भी उसने मांगा हुआ हो तो हमें अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम की ज़रूरत पड़ जाती है, फाइनेंस इनकम की, ठीक है। नहीं निकाली पहले तो उस मौके पे भी निकल सकती है, लेकिन अभी चलो निकाल लेते हैं। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, सर का लेसर का था, फिर लेसी का हुआ, आज फिर लेसर का आ गया, हम तो घूम रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ ये जो घूम रहे हैं यहीं घूम लें, पेपर में थोड़ा ही घूमना है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा ही है कि सारे सवाल इकट्ठे नहीं, बस ठीक है, अब समझ आ गई, करते जाएंगे साथ साथ इंशाल्लाह जी। प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रही, समझ आ रही है ना सवालों की, दोनों तरह के सवाल होते जा रहे हैं। आज इंशाल्लाह इस एडवांस वाले सवाल का भी नोट शोट बना लेंगे जी। ऊपर टोटल है 267,000 माइनस 222,840 इज इक्वल टू 44160। ये जी इंटरेस्ट है जो 1 जनवरी 10 पे सारे का सारा ही क्या है, अनअर्न्ड है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ लीज पे ये सारे का सारा अनअर्न्ड है, जो जगह बच गई काफ़ी सारी। चलो अब तो बन गया जो बनना था। चलें जी, अब अगला काम क्या कर लें, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को पूरा कर लें। तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा जी, नेट इन्वेस्टमेंट, वो 222, ठीक है जी। ये नेट इन्वेस्टमेंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करेगा, ठीक है जी। 222,840, ठीक हो गया जी। चले, अच्छा जी, इंटरेस्ट बता दें पहली इंस्टॉलमेंट में, बस अच्छे बच्चे याद कर गए। अब सारे का सारा क्या है, प्रिंसिपल ही कम हो जाएगा जी, 162,840। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट बनानी है 10 और 11 की, चलो तो 10 और 11 करते हैं। आगे आओ जी, 162,840 इंटरेस्ट आ गया, 3371,761
716 मैंने भी घुमाता है, ठहर जाओ, 716 बकाया 129 124। अब काफ़ी है। हाँ वैसे अगर भूल के बंदा रह भी जाता है, मतलब एक रह भी जाता है, तो जब मौका आएगा तो उस वक्त पता लग जाएगा, सारा फिर भी नहीं बनाना, ठीक है। 2 साल थे 10 और 11, तो स्केड्यूल इतना काफ़ी था, लेकिन चूंकि एडवांस का सवाल था, अब आप लोगों ने पहले ही पकड़ लिया है, तो एक आगे चले जाते हैं, ठीक है। चाहे बैलेंस शीट बनानी हो, चाहे इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम ढूंढनी हो, आप लोगों को यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, एक आगे करना पड़ेगा जी। 12912 आ गया, 92036। आगे ज़रूरत पड़ी तो आगे भी बना लेंगे। ये पूरा इसलिए सिर्फ किया है, एक तो यहाँ पे हेल्प मिल जाए, दूसरा ये आपको दिखा लूँ, असल ये मकसद था, वरना सवाल में एंड तक जाना नहीं था। तो पक्की बात अब पता लग गई हमें। पीओ भी एक आध बार सवाल में आया था, लीज टर्म के एंड पे लाए। टर्मिनेशन पेनल्टी एक सवाल में किया, लीज टर्म के एंड पे लाए। आज जीआरवी यूजीआरवी आ गए, लीज टर्म के एंड पे लेकर आए, ठीक है। तो इनको हमेशा लीज टर्म के एंड पे रखना है, और लीज इंसेंटिव आ जाए तो उसको पहली इंस्टॉलमेंट में से लेस कर देना है। अभी तक तो यही बातें सीखी हैं, और सीखा ही क्या है हमने अभी तक। लेसी का सवाल हो, ओनरशिप विल ट्रांसफर तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी। ये लेसी की बात कर रहा हूँ। पीओ तब लेना है जब एक्सपेक्टेड हो कि वो एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन, और अगर जीआरवी तब लेना है जब एक्सपेक्टेड टू बी पेड हो कुछ ना कुछ। फिर डेप्रिसिएशन के लिए हमने कहा था, अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर तो यूजफुल लाइफ पे, और अगर विल नॉट ट्रांसफर तो शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ या लीज टर्म। ये लेसी पड़ा साइड। फिर लेसर आ गया, हमने कहा ओनरशिप विल ट्रांसफर तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी ही होता है, ठीक है। तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ, वही वाली बात, रीजनेबली सर्टन हो के वो एक्सरसाइज करेगा। और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर हो, लेसर का केस है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, ठीक है। उसके बाद अगली बातें सिर्फ यही पढ़ी हैं। लीज इंसेंटिव देखा है हमने, जीआरवी यूजीआरवी टर्मिनेशन पेनल्टी पीओ, यही देखा है, ये सारा लीज पढ़ा है अभी आपने। तो इसको ऐसे रिवाइज करते रहेंगे तो ये हाथों में रहेगी बात, फिर कोई बात भी नहीं है। वरना तो आप देख ही लो कितने लेक्चर्स हो गए हैं, और अभी मजीद चल भी रहे हैं, तो बंदा भूलने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिवाइज क्विक रिवीजन किया करो। अभी मैं आज नहीं तो कल लाजमी समरीज पे ले जाऊंगा। आपकी किताब के अंदर समरीज बनी हुई हैं एंड पे, चैप्टर पे अगर आप देखेंगे ना, तो लेसी के सवाल में एंट्रीज वर्किंग में क्या क्या आता है, एंट्रीज क्या क्या होती हैं, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, नोट में क्या आता है, फिर लेसर के सवालों के अंदर ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या आता है, जो कर रहे हैं उसकी समरीज बनी हुई है, ताकि आप क्विकली उनको देखते रहें हर वक्त, फिर कोई मसला नहीं होगा, ठीक है इंशाल्लाह। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। अगला काम क्या कर लें, जर्नल एंट्रीज जो रिक्वायर्ड थी पहले वो कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज में मैं यहाँ कर दूँ, जर्नल एंट्रीज ज़्यादा थे। 31 दिसंबर 2010, कल वो एक और वक्त पड़ गया था, याद है, पास पेपर का सवाल कर रहे थे तो वक्त क्या पड़ गया था, लीज टर्म, लीज का ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट था, और पास पेपर का सवाल था। वो जिस दिन हमारा मूड नहीं था पढ़ने का, हमने जो सीखा था वो पास पेपर में आ गया। तो इसका मतलब जो भी पढ़ा जाए क्लास के अंदर, चाहे आपका मूड उस दिन हो चाहे ना हो, पर्चे में वो आ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, कल देखा था हमने, अच्छा खासा उसने तंग किया आप लोगों को, ठीक है। तो नहीं भी किया तो चलो शुक्र करो अल्लाह का। 1 जनवरी 2010, चूँकि मैंने डेट लिख दी साथ, तो अब कोई ये नहीं कह सकता सर पहली एंट्री छोड़ दें, नहीं, सवाल में लिखा हुआ है 1 जनवरी 10, तो एंट्री करोगे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। और ये एसेट हमेशा किससे डेबिट करना है आपने, फेयर वैल्यू से। एसेट हमेशा डेबिट होगा फेयर वैल्यू से। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होती हैं। तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 222,839, और उसके बाद ये एसेट लेसर साहब ने किसको दे दिया, लेसी को। आज इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस पढ़ा के ही भेजूंगा जिसमें ये थोड़ा सा मसला अब हल हो जाएगा कि लीज टर्म के एंड पे वापस आ रहा है तो फिर क्यों निकालता है किताबों से भाई, वो मतलब असल में कुछ बचता ही नहीं उसके पल्ले, एसिड के पल्ले कुछ बचता ही नहीं है। तो इसलिए जब एसिड दे रहा होता है लेसर तो कहता है यार अभी उसी का ही हो गया समझो,
ठीक है। तो बहरहाल देखते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं आप, ठीक है ना। 5 सवाल लेसर जब भी लीज पे एसेट देता है ना 5 सवाल पूछता है, वो 5 सवाल आज करेंगे। उनमें से किसी एक का भी जवाब यस आ जाए तो ये वाली अकाउंटिंग है जो हम 2 दिन से सीख रहे हैं। बस सिर्फ बताना है कि इसका नाम ये और ये इस वजह से। और अगर उस सवाल का जवाब किसी एक का जवाब भी यस ना आए तो फिर इंट्रो वाली अकाउंटिंग है, फिर इंट्रो वाली अकाउंटिंग है। एसेट दिया किराए पे और बस किराया लिया और अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। बहुत ज़िंदगी सुकून में है, लेकिन चीज़ें बढ़ रही हैं, इसलिए आप लोगों ने बस इसको ऐसे ही समराइज़ करते रहना जैसे मैंने कहा था। वीकेंड के ऊपर कोशिश करनी है उस वीक वाले सारे सवाल एक सीटिंग में करने हैं, उस टॉपिक की कर लें तो क्या ही बात। उसके बाद 1 जनवरी 2010 को ये एसेट लीज पर दिया, एंट्री क्या होगी? लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब यहाँ पर भी उसूल क्या है? लीज रिसीवेबल को हमेशा किस पे रिकॉर्ड करना है आपने? नेट इन्वेस्टमेंट पे। आज तो बराबर आ रहा होगा इत्तेफाक से, लेकिन ये कल परसों जाके बराबर नहीं है रहना, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? 222-840, लेकिन उसूल तो याद करो, 222-839-840 एक ही बात है, ठीक है। बराबर है, इसको भी 839 कर देता हूँ मैं, सारा बदल जाएगा, मतलब बराबर ही है, ठीक है। किसी एक चीज़ को बदलवा दो मुझे, इसको 840 कर दूँ, राउंडिंग का डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है ना। ये लो, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए ज़रा। आज फ़र्क है नहीं ना, आप लोगों ने डाल दिया था, यहाँ कहीं राउंडिंग की होनी, आपने शरारत की होनी है यहाँ पे। क्या? कौन से पास पेपर में? 4 में? अच्छा होगा। नहीं, वो मैं देखता हूँ, कुछ आपने गड़बड़ की होगी। फिलहाल तो ऐसा कुछ आपको पढ़ाया नहीं, अभी आना नहीं चाहिए जी। और एसेट क्रेडिट होगा किससे जी? फेयर वैल्यू से। तो ये क्या आ गया जी? 222, वो भी राउंडिंग का डिफरेंस ही हो सकता है, अगर हुआ तो मैं देख लेता हूँ। 222-840। ये उसूली बातें याद रखनी है। पीवी ऑफ एलपी पर रिकॉर्ड करते थे लीज लायबिलिटी को, हम याद है, ठीक है। और यहाँ लेसर में आके क्या उसूल बनाया कि लीज रिसीवेबल को रिकॉर्ड करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट पे, और एसेट को रिकॉर्ड करना है हमेशा फेयर वैल्यू पे, ठीक है। अच्छा जी, अब वैसे सवाल को नहीं बदलना चाहिए था, बहरहाल क्योंकि आपने यहाँ पर अब ये निकाल दिया है और इसी की बेस पर ये सारा कुछ किया, तो शायद आना टका तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसको 39 कर देता हूँ मैं, ज़रा कंफर्टेबल हो जाएं आप। ये 839 मैंने किया है जी, ताकि आपकी तसल्ली रहे। फ़र्क आने की वजह जब आएगी फ़र्क आएगा ना, अभी तो वजह कोई नहीं है ना, तो राउंडिंग का डिफरेंस तो नहीं ना वजह। अब 839 अगर इधर आ जाए तो यहाँ पर भी 83, आप 40 रहने दो, मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 हो जाएगा, बस ये थोड़ा सा फ़र्क आया, ठीक है। बाकी सेम रहने दो, कोई फ़र्क नहीं, राउंडिंग का भी कोई डिफरेंस नहीं। मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने इसको फ़िलहाल फ़र्क नहीं आ सकता। और मैं आपके शोएब लीजिंग वाले सवाल में देखता हूँ कि आपने क्या कह दिया, मुझे तो नहीं लग रहा कि आपने पता नहीं कुछ सही किया है। फ़र्क आना नहीं चाहिए उसूली तौर पर, क्योंकि अभी वो मसला आपके सामने लाया ही नहीं गया। वो जब लाया जाएगा तब देखा जाएगा कि होना क्या है। अभी तो ये याद करवाया जा रहा है कि एसेट हमेशा फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है और लीज रिसीवेबल हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट पे। अभी वो बराबर चल रहे हैं, अभी अलग नहीं करना। अभी अलग करेंगे तो मुसीबत पड़ेगी आगे जाके, वो देखेंगे फिर, ठीक है। अभी याद करना है, ओके जी। यहाँ से यहाँ तक को मसला, हमेशा किस पे रिकॉर्ड करोगे? लीज रिसीवेबल को नेट इन्वेस्टमेंट पे, और एसेट हमेशा फेयर वैल्यू पर, तो वही निकल रहा है। इत्तेफाक से वो सेम है, ज़रा सेम कर लूँ, सेम और थोर ज़मीन को ख़राब कर देते हैं। जी बच्चों, उसके बाद अब कहानी शुरू हो गई। लीज पे एसेट दे दिया, ये इसकी एंट्री की है हमने, लीज रिसीवेबल डेबिट नेट इन्वेस्टमेंट से और एसेट क्रेडिट फेयर वैल्यू से, ठीक है, बराबर था इत्तेफाक से। फिर 1 जनवरी को ही 60,000 पे कर दिया। डाउन पेमेंट है और पहला रेंटल है, इकट्ठी एंट्री करो, 2 एंट्रीज करने की जरूरत नहीं। डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट रिसीव किया ना, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट, और पहले रेंटल की कैश डेबिट, इंटरेस्ट तो है नहीं, तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों करना? इसीलिए मैंने स्केड्यूल में भी इकट्ठा कर दिया, जरूरत नहीं थी अलग करने की, ठीक है। अलग अलग डिस्काउंटिंग में फिर मुसीबत पड़ी होनी थी आपको, इंटरेस्ट निकालने में फिर मसला पड़ा होना था आपको, चलो डिस्काउंटिंग कर भी लेते थे।
तो इसीलिए इकट्ठा कर, इंसेंटिव आया था यहाँ से माइनस कर दिया था, याद है, इंसेंटिव आया था यहाँ से माइनस कर दिया था, आज डाउन पेमेंट और रेंटल इकट्ठा आ गया, ऐड कर दिया। यहाँ पर कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है तो हम ऐड कर देते हैं, और सही है। चल, तो यकम जनवरी 10 को ही कैश रिसीव किया इसने, कैश डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट 60,000 से, 60,000 ही है ना। चल अब बस और तो कोई एंट्री होनी नहीं है, बस इस 10 के सवाल की एंट्री तो ख़त्म हो गई। क्या ख्याल है ना। डेप्रिसिएशन तो लेनी नहीं है भाई कह रहे हैं, क्योंकि एसेट तो हमारी किताबों से निकल गया, तो बस। हाँ जी भाईजान, होश करें होश करें। यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक आपने ये उधार किसी को दिए रखा, तो 1 साल का इंटरेस्ट तो इस लेसर ने अर्न कर लिया है। नहीं आया तो क्या एंट्री नहीं करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे लेसी के सवालों के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता था, पे नहीं भी होता था पेबल के साथ, इसी तरह से इसने कमा लिया है, ये इंटरेस्ट इसने कमा लिया हुआ है, तो फिर इंटरेस्ट की एंट्री होगी 31 दिसंबर 2010 पर। रिसीव नहीं हुआ तो बाद में फिर रिसीव कर लेना, लेकिन रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर ही होगी। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट होगा और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। अब 10 वाले साल का इंटरेस्ट कहाँ पड़ा है? वही 2 उंगलियाँ। यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 का इंटरेस्ट बनता तो था 16,284, लेकिन 31 दिसंबर 10 की शाम को पे होने की बजाय अगले साल के पहले दिन यकम जनवरी 11 को पे हो रहा है। ठीक है, इनको रिसीव हो रहा है, मैं पे बोल रहा होता हूँ, ये नॉर्म है ना, बस ऐसे ही। पेबल, लीज रेंटल पेबल, उसने पे किया था, रिसीव हो गया, तो बोल नहीं दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। लीज पेमेंट लेसी ने पे की, लीज पेमेंट ही लेसर ने रिसीव कर ली, तो अगर मैं बोल दूँ तो कोई मसला नहीं होता। नॉर्मली मार्केट में इस तरह से बात चलती है। ठीक है ना। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था जी, 16,284 ये इंटरेस्ट बनता है यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक का, ये साल का एक्सपेंस है, क्योंकि ये 11 वाले साल का तो हो नहीं सकता। सोचो ना, 11 वाले साल का होता तो 11 वाले साल के पहले दिन कैसे आ सकता था? इंटरेस्ट तो कभी भी एडवांस में नहीं होता, वो तो हमेशा एरियर में होता है। तो ये यकम जनवरी को जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये फिर पिछले पूरे साल का इंटरेस्ट है, जो 31 दिसंबर 10 की शाम को पे होने की बजाय अगले साल के पहले दिन यकम जनवरी 11 को पे हुआ। लेसी ने पे किया, इसने रिसीव कर लिया। ठीक है, लेकिन फिलहाल 31 दिसंबर 10 की शाम को ये लेसी ने पे नहीं किया, इसने रिसीव नहीं किया, लेकिन कमा लिया है। ऐसे जैसे आपने किसी को, ये तो एसेट दिया था ना, किसी को लोन दिया होता है इसने, तो 1 साल बाद क्या कहते हैं, वो लोन लेके वापस आ जाए, मुझे नहीं चाहिए कर्जा सूद वाला, तो कहता हाजी साहब 1 साल का इंटरेस्ट तो दे दो ना, फिर ये लोन भी दे दो और जाओ। तो आप जरा ये सोच लिया करें, अगर आज लीज कैंसिल हो जाए, 31 दिसंबर 10 पे लीज कैंसिल हो जाए, तो क्या सिर्फ ये एसिड दे के जाएगा लेसी? लेसर से कहेगा ये एसिड भी देकर जाओ। ठीक है, एसिड तुमने दे दिया, और पेनल्टीज वगैरह तो होती हैं, वो एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जी अगर टर्मिनेट करेंगे तो वगैरह वगैरह। ठीक है ना। ये एसिड भी दे के जा रहे हो, ये इंटरेस्ट भी दे के जाओगे, क्योंकि 1 साल तुमने ये एसिड इस्तेमाल कर लिया है, पैसे नहीं दिए, हमारे पैसे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पैसों वाला एसिड तो इस्तेमाल कर लिया ना। तो फिर लेसर ने 31 दिसंबर 10 तक ये इंटरेस्ट कमा लिया है। एग्रीड या नहीं? कमा लिया है, बोलो, कमा लिया है। अच्छा, तो फिर इंटरेस्ट इनकम तो हो गई क्रेडिट 16,284। ये इंटरेस्ट 10 वाले साल का इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन ये 10 वाले साल में रिसीव नहीं हुआ, ये 11 के साल के पहले दिन रिसीव होना है, तो 10 के साल के आखिरी दिन फिर ये क्या है, रिसीवेबल, तो 16,284। और आप डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, वो नहीं करनी, एसिड कोई नहीं है किताबों में, निकल चुका है। अगले साल के एंट्रीज करें जल्दी से। स्केड्यूल आप लोगों के सामने है, जल्दी करें, शाबाश। और जिन्होंने अभी तक नोट करना शुरू नहीं किया था, वो दिमाग में तो कर ही लें एंट्री कम से कम। जी जी, सर वो फेयर वैल्यू के केस में हम जैसे 31 दिसंबर और यकम जनवरी को सेम डेट समझ लेते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, वो सिर्फ फेयर वैल्यू के केस में।
आप क्या कह रहे हैं कि हम इस पेमेंट को सेम डेट पे समझ लें? नहीं, होता ही नहीं है। 31 दिसंबर 10 की शाम को ये पैसे नहीं आए तो ये पेएबल है, और यकम जनवरी 11 की सुबह भी ये पेएबल ही है। आप पेएबल के लिए वही डेट समझ सकते हो, जो क्लोजिंग की डेट है वही ओपनिंग, उसी सब एक बैलेंस की अगर क्लोजिंग डेट है तो अगले दिन के ओपनिंग भी वही बैलेंस है। तो ये 31 दिसंबर 10 की शाम को 16,284 जो है ये क्या है? रिसीवेबल। तो यकम जनवरी 11 की सुबह भी ये क्या है? रिसीवेबल। फिर उसके बाद जब दुकान खोलेंगे ये रिसीवेबल है, फिर उसके बाद रिसीव होगा। तो डेट अभी भी वही लेनी है, जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग डेट है, लेकिन फिर अगले ही दिन उस दिन सुबह ही फिर रिसीव हो जाता है, या पे होने वाला पे हो जाता है खर्चा। ठीक है, हाँ जी। पहली एंट्री कोई नहीं होनी। दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री यकम जनवरी 11 को होगी। कैश आ गया, कैश डेबिट, और लीज रिसीवेबल क्रेडिट, और इंटरेस्ट इनकम नहीं क्रेडिट कर लेनी दोबारा। ठीक है, ये जो रिसीवेबल बुक किया था अब ये अगले ही साल के पहले दिन रिसीव होने लगा। ओपनिंग डेट पे रिसीवेबल ही पड़ा था ना। ठीक है, तो कैश कितना आया जी? 50,000। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई? 33,700। बाकी 16,284। अब देखो ना, इसको इनकम यहाँ पर लिख लेना गैर मुनासिब था, ये 11 वाले साल की इनकम ही नहीं थी। हम एंट्रीज कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11। तो ये 11 के साल की इनकम रिकॉर्ड कर लेना तो सही नहीं था। ठीक है, 11 के साल की इनकम कहाँ है? ये यकम जनवरी 11 से 31 दिसंबर 12 तक का इंटरेस्ट 12,912, ये असल में 11 के साल का इंटरेस्ट है, इनकम है इनकी, लेकिन 12 के साल के पहले दिन रिसीव हुआ है सिर्फ। तो इनकम तो ये 11 की है, तो फिर ईयर एंड के ऊपर ये एंट्री पड़ेगी 31 दिसंबर 11 पर, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 12,912। समझ आती है बात? चले पार्ट 2 शुरू करना है, करें।